नमस्कार मित्रों, RVIS पीसीएस क्लासेस में आप सभी का आज फिर स्वागत है। आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं जो कि गांधी जी के पहले अखिल भारतीय आंदोलन के बारे में आपको शिक्षा देगा। गांधी जी का पहला अखिल भारतीय आंदोलन असहयोग आंदोलन था जो कि 1920 में प्रारंभ किया गया था। अखिल भारतीय आंदोलन से पहले गांधी जी ने 3 और आंदोलन किए थे, जो कि बिहार का चंपारण आंदोलन था 1917 का, 1918 में 2 आंदोलन जो कि अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन हो गया, और खेड़ा का जो आंदोलन किसानों से संबंधित थे प्लेग बोनस को लेकर, वो आंदोलन गांधी जी द्वारा किया गया। उससे पहले गांधी जी द्वारा बहुत से कार्य किए गए थे, जैसे वो विदेश गए थे और वहां विदेश जाकर भी उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया था। क्या क्या बातें हैं गांधी जी के बारे में थोड़ा संक्षेप में पहले सुन लेते हैं, फिर असहयोग आंदोलन पे आते हैं। आप कॉपी पेंसिल लिखकर महत्वपूर्ण बातों को नोट करिए और कहानी की तरह इतिहास को समझेंगे तो आपको इतिहास याद भी हो जाएगा। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869। सबको पता है गुजरात के थे गांधी जी। गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी विधि के छात्र थे, विधि अर्थात लॉ, विधि की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए और वहां उन्होंने विधि की विधिवत पढ़ाई की। शिक्षा अध्ययन करने के बाद भारत लौटे और वकालत भी वो प्रारंभ किए। अब एक केस अब विदेश से आ गया, साउथ अफ्रीका से एक केस आ गया कि आइए आप इस केस को लड़िए। वो केस दादा भाई अब्दुल्ला जी द्वारा इनको ऑफर किया गया था। गांधी जी सहर्ष इस मुकदमे को स्वीकार करते हैं और दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में दादा भाई अब्दुल्ला के इस मामले जो केस लड़ते हैं, ये रंग भेद नीति के खिलाफ था। गांधी जी मुकदमा जीतते हैं और भारत आने का ये प्रयास करते हैं कि अब अगले दिन भारत चला जाएगा, लेकिन वहां फिर भारतीयों को मताधिकार से वंचित करने का काला कानून आ गया था। उसके खिलाफ वहां के भारतीयों ने गांधी जी को कहा कि आप 1 महीना रुक जाओ और इस मुकदमे को जरा देख लो कि भारतीयों को मताधिकार से वंचित किया जा रहा है सरकार के द्वारा। आप इस मुकदमे को भी 1 महीना रुक के लड़ के हमको अधिकार दिलाओ। गांधी जी तैयार हो गए 1 महीना रुकने के लिए। पता लगा गांधी जी, वो 1893 की बात है, वो 1893 लगभग इसी के समय की बात है। गांधी लगभग 20 वर्ष वहां रुक गए। 1915 में 9 जनवरी को भारत आए थे। इससे पहले भी एक बार लौटे थे किसी काम से, लेकिन वो अंतिम रूप से वो 9 जनवरी 1915 में भारत आते हैं। तो जो दूसरा मुकदमा है, ये एक मुकदमा है ट्रांसवाल अधिनियम। वहां ट्रांसवाल अधिनियम था, उस अधिनियम के अध्यादेश के खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन चलाया था। इस अधिनियम में छात्रों को, वहां के नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को पंजीकरण कराना अनिवार्य था। गांधी जी ने मुकदमा लड़ा वहां 1906 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे सत्याग्रह आंदोलन कहा जाता है, गांधी जी ने वहां सत्याग्रह आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन, 2 शब्द हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन या सत्याग्रह आंदोलन 1906 में साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने प्रारंभ किया। तो गांधी जी ने यह आंदोलन पहले विदेश में कर चुके हैं, उन्हें अनुभव है आंदोलन करने का, और सरकार से वो मांग भी करते हैं कि अगर उनकी मांग मानी नहीं गई तो वो सत्याग्रह करेंगे। इस तरह की बातें वो पहले से जानते थे। अब गांधी जी विदेश में जो रहते थे तो उन्होंने कुछ फॉर्म्स की स्थापना की, जैसे फिनिक्स फॉर्म है, टॉल्स्टॉय फार्म है, ये सब दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने स्थापना की थी। टॉल्स्टॉय फार्म है, फार्म, और फिनिक्स फॉर्म ये विदेश में ही, साउथ अफ्रीका में ही इनके द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, इनके नाम आप याद कर लेंगे तो आपको प्रारंभिक परीक्षा में सहूलियत होगी कि पूछा जा सकता है टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना किसने की, कहां की। तो ये गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किए गए फार्म। 1914 से 18 तक भारत विश्व युद्ध प्रारंभ होता है और इंग्लैंड, भारत में अंग्रेजी शासन था। तो अंग्रेजी जब शासन था तो अंग्रेजों ने भारतीयों से बिना पूछे भारत को विश्व युद्ध में झोंक दिया और गांधी जी ने उसका समर्थन किया कि अंग्रेजों ने विश्व युद्ध में भारत को शामिल किया है। तो गांधी जी के समर्थन करने पर गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि? गांधी जी को 1 जनवरी 1915 को केसरे हिंद। किस लिए? गांधी जी द्वारा अंग्रेज जो विश्व युद्ध में सम्मिलित कर दिए थे भारत को, इसका समर्थन करने के लिए गांधी जी को ये अंग्रेजों ने एक लॉलीपॉप दे दिया था, एक उपाधि दे दी थी। वहीं गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत आते हैं। 1915 को भारत आते हैं और भारत के जो राजनीतिक सामाजिक स्थिति को 1 साल तक देखते हैं, समझते हैं। इनके गुरु द्वारा बताया गया कि आप 1 साल चुप रहो, बैठो और भारत की स्थिति को देखो, समझो, जगह जगह जाओ, घूमो, और क्या स्थिति है, अंग्रेजी शासन कैसा चल रहा है, लोगों में कैसा रोष है। वहीं गांधी जी की भेंट 1915 ईस्वी में
रविन्द्रनाथ टैगोर जी से होती है। रविन्द्रनाथ टैगोर से जो भेंट होती है उसमें टैगोर साहब गांधी जी को महात्मा शब्द देते हैं, इसीलिए गांधी जी के आगे महात्मा गांधी शब्द लगता है। वहीं बदले में गांधी जी रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव शब्द देते हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर शब्द यह गांधी जी द्वारा दिया गया है। तो ये बात आपको पता लग गई। 1909 की घटना है। 1909 की घटना नहीं है, एक बात है। 1909 में गांधी जी ने हिंद स्वराज लिखी थी। हिंद स्वराज में गांधी जी ने स्वराज की बहुत बड़ी व्याख्या की है। तो स्वराज 1909 में गुजराती भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, गुजराती भाषा में लिखी गई हिंद स्वराज 1909 में, जिसमें स्वराज की विशद व्याख्या गांधी जी के द्वारा। तो गांधी जी 1 साल तक अपने गुरु, उनके गुरु का नाम है गोखले साहब, गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले साहब के कहने पर उन्होंने भारत की स्थिति को देखा और गुजरात में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना भी की। फिर गांधी जी द्वारा 1917 में पहला आंदोलन चालू किया गया था, जो कि भारत का पहला आंदोलन था। गांधी जी बिहार के चंपारण में चंपारण आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। इस आंदोलन की विशेषता यह है कि यहाँ के नील किसानों को, जो जमीन थी, उन किसानों को नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था, जिसे 3 कठिया व्यवस्था कहते हैं। 3 कठिया क्या होता है? 3 कठिया, 3 कठिया मतलब है जमीन जिसके पास, किसान के पास है, उसे अपनी जमीन का के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। तो गांधी जी द्वारा यह, गांधी जी को राजकुमार शुक्ल नाम है, उन्होंने कहा कि आप बिहार आइए और जो किसानों की समस्या है, निरह किसानों की समस्या है, इन समस्याओं को आप दूर करने का प्रयास करिए और आंदोलन चलाइए। गांधी जी द्वारा जब इस आंदोलन को स्वीकार कर लिया गया तो वो बिहार आने के लिए तैयार हो गए। बिहार जब वो पहुंचते हैं तो वहां के कमिश्नर ने वहां उनको आने से रोका, लेकिन गांधी जी ने कहा हम आएंगे और आपको जो करना है वो करिए। तो ये एक बड़ी बात थी, क्योंकि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ गांधी जी द्वारा इतना कठोर शब्द बोला गया जिससे लोग प्रभावित हुए कि हाँ, इनके पास वाचिक बल है, आध्यात्मिक बल है, मानसिक बल है, ये आंदोलन को सफल बना सकते हैं। तो गांधी जी चंपारण जाते हैं और नील किसानों को जो उनका शोषण हो रहा है उनके खिलाफ अंग्रेजों वहां आंदोलन चालू करते हैं और अंग्रेजों को बाध्य कर देते हैं कि किसानों को उनको सहूलियत दी जाए। 1918 का अहमदाबाद आंदोलन दूसरा आंदोलन है। 1918 में जो अहमदाबाद आंदोलन है, इसमें यह था कि प्लेग की बीमारी फैल गई थी और जब प्लेग की बीमारी फैल जाती है तो लोगों को धन की आवश्यकता पड़ती है, तो प्लेग बोनस देने का प्रावधान किया गया था। तो अहमदाबाद मिल मालिकों ने प्लेग के समाप्त होते ही यह बोनस खत्म कर दिया था, लेकिन मजदूर यह चाह रहे थे कि नहीं, यह बोनस बने रहना चाहिए, क्योंकि बीमारी का प्रभाव आगे और बना रहता है, चाहे बीमारी खत्म क्यों ना हो जाए लेकिन प्रभाव बना रहता है। तो प्लेग बोनस देने की बात की गई थी। सरकार, फिर गांधी जी आते हैं आंदोलन में, तो जो मिल मालिक हैं वो 20% बोनस देने के लिए राजी हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर 20% बोनस नहीं प्राप्त करोगे तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। गांधी जी यहाँ पर फिर भूख हड़ताल करते हैं। गांधी जी द्वारा किस आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया गया? अहमदाबाद आंदोलन में गांधी जी द्वारा भूख हड़ताल का प्रयोग किया गया। वह हड़ताल करते हैं और हड़ताल करने के बाद प्लेग बोनस को 20% से 35% कर दिया गया, जो कि बढ़ा दिया गया। तो अहमदाबाद आंदोलन में भी सफलता प्राप्त होती है। 1918 का अहमदाबाद आंदोलन, इस आंदोलन में जो अंबालाल साराभाई की जो बहन है, की बहन क्या नाम है, अनुसुईया बेन ने गांधी जी का सहयोग किया था। अंबालाल साराभाई ये मिल मालिक थे, मिल मालिक की बहन ने ही गांधी जी का सहयोग किया। देखिए, और किस के खिलाफ था यह आंदोलन? मिल मालिकों के ही खिलाफ था। और गांधी जी को इस आंदोलन में बुलाया किसने था? अहमदाबाद के कलेक्टर के द्वारा बुलाया, कलेक्टर के द्वारा गांधी जी को बुलाया गया था। वहां राजकुमार शुक्ल के द्वारा बुलाया गया था, यहाँ कलेक्टर के द्वारा बुलाया गया। 1918 का ही तीसरा आंदोलन है, जिसे कहते हैं खेड़ा आंदोलन। देखिए, खराब मौसम हो जाती है और फसल नष्ट हो जाती है। खेड़ा में खराब मौसम के बाद फसल नष्ट हो जाती है, फिर फसल का मुआवजा देना पड़ता है, सरकार को सहायता देनी चाहिए। लेकिन सरकार सहायता ना देकर क्या करती है कि भाई इनसे लगान वसूल किया ही जाए, चाहे फसल खराब हो चाहे ना हो, ये कहीं से भी लगान दे, पैसा दे। तो ये था। तो वहां के किसानों के आह्वान करने के बाद गांधी जी खेड़ा जाते हैं और खेड़ा में ये आंदोलन करते हैं, जनसभा को संबोधित करते हैं, आंदोलन करते हैं और खेड़ा में जो लगान वसूली की जा रही है उसको ये कम करवाते हैं, कंपनसेशन करते हैं। तो गांधी जी द्वारा यह खेड़ा आंदोलन 1918 में प्रारंभ किया गया था। अब आइए, गांधी जी द्वारा ये 3 आंदोलन कर दिए गए। असहयोग आंदोलन के पहले हम थोड़ा रॉलेट एक्ट पर चर्चा कर लेते हैं।
किंग्स बेंच के रॉलेट एक्ट, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट बनता है, जो कि काला कानून कहा जाता है। किंग्स बेंच के जज हैं, बेंच के जज कौन? सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठती है और यह कमेटी 2 प्रस्ताव पारित करती है। एक प्रस्ताव वापस ले लिया जाता है। दूसरा प्रस्ताव जो होता है क्रांतिकारी अराजकतावादी, ये कानून है जो कि बिना किसी मतलब बताए किसी व्यक्ति को सूचना दिए उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, उनको मुकदमा चलाया जा सकता है, उनको जेल में डाला जा सकता है बिना किसी सूचना के। तो ये उनके मौलिक अधिकारों का एक प्रकार से उल्लंघन था। उस समय मौलिक अधिकार भारत में आइन के संविधान नहीं बना, फिर भी बहुत बड़ा काला कानून था। बिना किसी वकील के, नो वकील, नो दलील, नो अपील का ये कानून सिडनी रॉलेट द्वारा पारित कर दिया गया। दूसरा था, पहला कानून जो था प्रस्ताव थे उसको हटा दिया गया। दूसरे प्रस्ताव को, जो कि क्रांतिकारी अराजकतावादी कानून कहा जाता है, इस एक्ट को लागू कर दिया गया। क्योंकि लागू क्यों किया गया? क्योंकि भारत में अंग्रेजी जो शासन था वो डर गया था कि क्रांतिकारी घटनाएं ज्यादा हो रही हैं, ऐसे में हिंसा ज्यादा हो रही है, हिंसा होने से अंग्रेजी सरकार चलाने में अंग्रेजों को दिक्कत आ रही थी। तो इन्होंने भारतीय क्रांतिकारी संगठनों को, क्रांतिकारी लोगों को दबाने के लिए इस सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में कमेटी बनाई, जिसमें 5 सदस्य थे और 5 सदस्यों में 2 भारतीय थे, हैं सीवी कुमार शास्त्री, प्रभाष चंद्र मित्तल, जो कि सिडनी रॉलेट एक्ट कमेटी के सदस्य थे। 5 सदस्यीय कमेटी के 2 भारतीय सदस्य थे। तो ये जो कानून पारित किया गया 21 मार्च को यह कानून लागू कर दिया गया। यह एक काला कानून था। क्रांतिकारी अराजकतावादी अपराध अधिनियम रॉलेट एक्ट को कहा जाता है, फुल फॉर्म इसका है। फिर से क्रांतिकारी अराजकतावादी अपराध अधिनियम 1919, 21 मार्च 1919 को यह लागू कर दिया गया। यह काला कानून था जो कि बिना किसी अपील के, बिना किसी वकील के, बिना किसी दलील के किसी व्यक्ति को भी कहीं से गिरफ्तार किया जा सकता है और क्रांतिकारी जो घटनाएं हो रही हैं, उग्रवादी घटनाएं हो रही हैं, उनको रोकने का सरकार प्रयास करेगी। इस तरह का यह प्रावधान करता है। तो इस के विरोध में गांधी जी भी उतर आए। बॉम्बे में गांधी जी द्वारा इसका काफी विरोध किया गया, बंबई में। फिर दिल्ली में इसका विरोध करने के लिए स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा इसका विरोध दिल्ली में किया गया। पंजाब में यह रॉलेट एक्ट का विरोध बहुत व्यापक हुआ और ऐसी घटनाएं घट गई जो कि देश के इतिहास में काला दिन के रूप में जानी जाती हैं। तो पंजाब में जो क्रांतिकारी घटनाएं ज्यादा हो रही थी, तो गांधी जी ने देखा कि वहां हिंसा ना हो जाए, तो गांधी जी पंजाब जाने के लिए तैयार हो गए और चलने के लिए तैयार हो गए। तो सरकार द्वारा उनको पंजाब जाने से रोक दिया गया और बंबई भेज दिया गया। अब पंजाब में क्या होता है? पंजाब में क्रांतिकारी अराजकतावादी अपराध अधिनियम मतलब सिडनी एक्ट के खिलाफ बहुत विरोध होता है। सरकार फिर एकदम कड़े कानून, कड़े एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाती है। क्या एक्शन लेती है? उस समय जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था सेना का, माइकल ओ डायर था। माइकल ओ डायर ने वहां के जनरल डायर को, ब्रिगेडियर जनरल डायर को सेना का कमान संभाल दिया और कहा कि इस स्थिति को संभालो। 11 अप्रैल 1919 को 2 व्यक्ति को इसी कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इन व्यक्ति का नाम डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू दिख रहा है आपको, और डॉक्टर सतपाल। इन दोनों को बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया गया पंजाब में 11 अप्रैल 1919। तो इन दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन जलियांबाग में किया गया था। पंजाब के जलियांबाग में 2 दिन के बाद 13 अप्रैल है कि मार्च है? 13 अप्रैल है ना? तो 13 अप्रैल को किया गया 1919। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में इन दोनों सैफुद्दीन किचलू सतपाल के गिरफ्तारी के विरोध में एक जनसभा शांतिपूर्ण आयोजन किया गया। लेकिन जो ब्रिगेडियर जनरल डायर जो था, उसने मार्शल लॉ पंजाब में लगा रखा था। तो मार्शल लॉ लगाया जब था, तो हंसराज जैसे मुखबिर भारतीय अंग्रेजों के चापलूस ने शायद सूचना दी। ऐसा कहा जाता है हंसराज की मुखबरी करने के बाद कि यहाँ लोग जनसभा कर रहे हैं, बहुत भीड़ हो गई है और सरकार को खतरा हो सकता है, ऐसी सूचना उसने दी। तो ब्रिगेडियर जनरल डायर ने उस जलियांवाला बाग हत्याकांड जहां हुई थी उसको पूरे सेना से घेर लिया और गोलियां चला दी, और गोलियां चला के बहुत से लोगों की मृत्यु कर दी। सब लोग मर गए, बहुत से लोग मरे। जो सरकारी आंकड़ा कहता है, जो कि झूठ होता है,
379 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जबकि इससे ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। तो इतने लोग सरकारी आंकड़ा बताया जाता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर कमेटी सरकार बैठाती है जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए। हंटर कमेटी 8 सदस्यीय थे और इसमें 3 भारतीय सदस्य थे। हंटर इनके अध्यक्ष थे। हंटर कमेटी बैठती है, वहीं कांग्रेस भी एक कमेटी गठन करती है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, जो कि मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में गठन होता है। ठीक है, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कांग्रेस द्वारा एक कमेटी का गठन होता है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करेगा। असहयोग आंदोलन पे आते हैं। असहयोग आंदोलन से पहले खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। खिलाफत आंदोलन जो था मुसलमानों द्वारा प्रारंभ किया गया था, मुस्लिम लोगों द्वारा, लेकिन गांधी जी को इसमें सहयोग मतलब सम्मिलित कर लिया गया था। गांधी जी खिलाफत आंदोलन में सम्मिलित हुए थे, है ना। तो गांधी जी को खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और जो बैठक हुई थी उसका अध्यक्ष बनाया गया। गांधी जी ने देखा कि जो खिलाफत आंदोलन है, मुसलमान अंग्रेजों से इस समय नाराज हो गए हैं, तो इस खिलाफत आंदोलन को चलो असहयोग आंदोलन के रूप में बदला जाए, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाया जाए। खिलाफत कमेटी जो बनी थी, गांधी जी ने इस खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़ा। हिंदू मुस्लिम एकता को साथ में लेकर असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने प्रारंभ किया था। तो हिंदू मुस्लिम एकता के कुछ उदाहरणों में, जैसे दिल्ली की जामा मस्जिद पर श्रद्धानंद सरस्वती जी को भाषण देने के लिए बुलाया गया। एक हिंदू को जामा मस्जिद में भाषण देने के लिए बुलाया जाना अर्थात हिंदू और मुस्लिम एकता का एक बहुत बड़ा मिसाल आपको देखने को प्राप्त हुआ था उस समय। और वहीं जब मुसलमानों ने ऐसा किया, जामा मस्जिद में श्रद्धानंद जी ने भाषण दिया, तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बना है, उस स्वर्ण मंदिर की चाबियां मुसलमानों को दे दी, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का दोनों ये उदाहरण आपको देखने को प्राप्त हुआ है। गांधी जी को ने सिफारिश की खिलाफत कमेटी से कि एक अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ किया जाए, जिसमें सरकार का पूरा असहयोग किया जाए, क्योंकि सरकार हमें किसी प्रकार का सहयोग नहीं दे रही है। तो असहयोग आंदोलन के रूप में एक अखिल भारतीय आंदोलन चलाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से खिलाफत कमेटी ने स्वीकार कर लिया। अभी खिलाफत कमेटी ने स्वीकार किया है, कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया था। कांग्रेस एक अखिल भारतीय संस्था है जो कि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। गांधी जी ने फिर इसी प्रस्ताव को, असहयोग आंदोलन को कांग्रेस के समर्थन करने से पहले, अधिवेशन में पास करने से पहले ही 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ कर दिया और सितंबर 1920 को कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन होता है। कलकत्ता का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय करते हैं। कलकत्ता अधिवेशन विशेष अधिवेशन इसलिए था कि इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को मत द्वारा वोटिंग हुई थी कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहुमत से कांग्रेस ने पारित कर दिया कि अखिल भारतीय आंदोलन का प्रारंभ करना चाहिए। तो गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। इसी दिन तिलक जी की मृत्यु हो जाती है। तिलक जी की मृत्यु होने के बाद 1920 में ही एक अधिवेशन होता है, विजयवाड़ा अधिवेशन में, जिसमें तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। तिलक स्वराज फंड ऐसा फंड था जिसमें चंदा लेकर पैसा इकट्ठा करके असहयोग आंदोलन जो चल रहा है उसको सफल बनाने का प्रयास किया गया था। तो 1 करोड़ से ज्यादा पैसे इस फंड में, तिलक फंड में इकट्ठा हुए थे और 20 लाख चरखे बांटे गए थे। क्योंकि कपड़े का भी बहिष्कार करना है, विदेशी कपड़े का बहिष्कार करना है, तो चरखे बांटे जाएंगे तो स्वदेशी कपड़े बनेंगे, तभी तो हम विदेशी कपड़े का बहिष्कार करेंगे, उनसे जलाएंगे। शिक्षा का बहिष्कार बहुत तेजी से हुआ। शिक्षा का बहिष्कार हुआ इस आंदोलन में। इस आंदोलन से पहले गांधी जी ने जो ये कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसमें कुछ लोगों ने विरोध किया था। जैसे जिन्ना ने विरोध किया, एनी बेसेंट ने विरोध किया, है ना, CR दास जी द्वारा विरोध किया गया था। तो इन लोगों द्वारा विरोध करने के बावजूद भी असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। जो CR दास जी ने पहले विरोध किया था कलकत्ता अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन 1920 में होता है, CR दास ने अपना विरोध वापस ले लिया, अपना विरोध वापस ले लेते हैं और असहयोग आंदोलन को मतलब सफल बनाने का अपना भी वो शक्ति प्रदान करते हैं। CR दास की बात कर रहे हैं। तो एनी बेसेंट, जिन्ना, ऐसे लोगों ने तो पहले ही विरोध कर दिया था और ये विरोध करते ही रहते। विपिन चंद्र पाल ने विरोध किया, CR दास ने विरोध किया, एनी बेसेंट ने विरोध किया, है ना, मदन मोहन मालवीय जी ने विरोध किया था। तो 1919 का एक अधिवेशन होता है, अमृतसर अधिवेशन। अमृतसर अधिवेशन में कांग्रेस का जो संगठन है, कांग्रेस की जो स्थिति है, उसको सुधारने के लिए गांधी जी को मतलब कहा गया कि आप कांग्रेस की स्थिति सुधारने के लिए कुछ सुझाव दीजिए।
तो अमृतसर अधिवेशन में गांधी जी को ऐसा कहा गया। नागपुर अधिवेशन में गांधी जी द्वारा कांग्रेस की स्थिति सुधारने के लिए कुछ सिफारिश की थी। जैसे कांग्रेस की सदस्यता प्राप्त करने की जो फीस थी उसको घटाकर 15 पैसा कर दी गई, 25 पैसा कर दी गई। 25 पैसा कांग्रेस की सदस्यता प्राप्त करने की वार्षिक शुल्क है। वहीं कांग्रेस की जो प्रांतीय कमेटी है उनको भाषा के आधार पर गठित करने का प्रयास किया गया। भाषाई आधार पर प्रांतीय कमेटी को गठन करने का प्रयास किया गया। यह भी सिफारिश गांधी जी द्वारा की गई। गांधी जी द्वारा यह भी कहा गया कि एक कार्यकारिणी गठन की जाए जो कांग्रेस के दैनिक क्रियाकलापों को देखेगी। वो कमेटी है, 15 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था कांग्रेस के दैनिक क्रियाकलापों को देखने की। तो इस तरह की सिफारिशें गांधी जी के द्वारा की गई थी, जिसमें देखिए कम पैसा सदस्यता होगी, कम पैसा लिया जाएगा तो बहुत से लोग कांग्रेस से जुड़ेंगे। प्रांतीय आधार पर प्रांतों में भाषाई आधार पर कमेटी और उनका गठन होगा तो वहां के लोग, वहां के भाषा जो बोलते हैं वो उस संगठन से जुड़ेंगे, मतलब कांग्रेस से कई लोग जुड़ जाएंगे, ऐसा गांधी जी ने प्रयास किया। वहीं कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन में गांधी जी ने इन प्रस्ताव को लेकर आए थे कांग्रेस में सुधार के लिए। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन के बाद जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी, जीएस खापर्डे ने कांग्रेस छोड़ दी, तो इन लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी, एनी बेसेंट ने छोड़ दी। ठीक है। शिक्षा का बहिष्कार बंगाल में सबसे ज्यादा हुआ था। बंगाल में शिक्षा का बहिष्कार हुआ। कुछ स्वदेशी शिक्षा स्थान की भी स्थापना हुई, जैसे बिहार शिक्षा विद्यापीठ हो गए, बनारस विद्यापीठ हो गई, काशी विद्यापीठ हो गई, अलीगढ़ में विद्यापीठ का स्थापना की गई, गुजरात विद्यापीठ, महाराष्ट्र विद्यापीठ की स्थापना की गई। स्वदेशी आंदोलन के समय अपने स्कूल खोले गए, विदेशी स्कूल का बहिष्कार किया गया। जब विदेशी स्कूल का बहिष्कार करेंगे तो अपने स्कूल विद्यापीठ का स्थापना तो करनी पड़ेगी। इस तरह ये काम किया गया। बंगाल भारत में बहुत से जो वकालत करते थे वकील साहब लोगों ने अपनी वकालत को छोड़ दिया था। जैसे आपके CR दास ने बंगाल को छोड़ दिया, पहले विरोध कर रहे थे, कलकत्ता में असहयोग आंदोलन का विरोध किया इन्होंने, फिर नागपुर अधिवेशन में इसका समर्थन किया और अपनी वकालत भी बंगाल से इन्होंने छोड़ दी। और वल्लभ भाई पटेल हो गए, सरदार पटेल जी हो गए, इन्होंने वकालत छोड़ दी। मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद से वकालत छोड़ दी, राजगोपालाचार्य जी ने वकालत छोड़ दी, तो इन्होंने वकालत छोड़ दी। अंग्रेज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कर दी, टी प्रकाशम ने अपनी वकालत छोड़ दी, M जयकर द्वारा दिल्ली में अपनी वकालत छोड़ दी, M जयकर, टी प्रकाशम ने अपनी वकालत छोड़ दी। तो इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ये काम किया, कोई सहयोग न देने का स्थिति इन्होंने लेकर आई। असहयोग आंदोलन का यही मुख्य उद्देश्य था। गांधी जी द्वारा ये जो आंदोलन चलाया गया था असहयोग आंदोलन, इस आंदोलन को चलाने से पहले गांधी जी द्वारा एक उपाधि मिली थी 1915 में, आपको याद है क्यों? क्योंकि गांधी जी ने विश्व युद्ध में भारत को सम्मिलित करने का अंग्रेजों का समर्थन किया था, केसरे हिंद की उपाधि दे दी गई थी। इसे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से पहले लौटा दिया, हमें नहीं चाहिए, तो ये गांधी जी द्वारा लौटा दिया गया। वहीं जमुना लाल बाजार को भी सरकार द्वारा राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, राय बहादुर की उपाधि उन्होंने लौटा दी। तो इस तरह ये आंदोलन आगे बढ़ता है। कांग्रेस तिलक जी का जो फंड बनता है वो अभी हमने बताया 1 करोड़ से ज्यादा पैसे इकट्ठा हो जाते हैं और आंदोलन को की आर्थिक सहायता इसमें प्राप्त होती है। वहीं आंदोलन में कुछ भड़काऊ भाषण भी दिए गए थे। गांधी जी से प्रार्थना की गई थी वहां के लॉर्ड रीडिंग जो वाइसराय तत्कालीन थे 1921 के, कि अली बंधु द्वारा जो भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं जिससे समाज में अराजकता फैल सकती है, आप इन्हें चुप कराइए, इन्हें मत बोलने दीजिए। इस तरह की बातें गांधी जी से की जाती हैं। गांधी जी स्वीकार नहीं करते हैं, कहते हैं बोलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी जैसे आप करोगे वैसे हम प्रतिरोध करेंगे, आपने कोई हमारा सहयोग नहीं किया तो हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, इस तरह। वहीं 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत यात्रा करने आते हैं और भारतीय देखते हैं कि आया है ये राजा विदेश से भारत की यात्रा कर रहे हैं, आज इसका स्वागत करते हैं। इसका स्वागत काले झंडे दिखा कर हर जगह जहां जाते थे वहां काला झंडा विरोध करके इसको मतलब थका दिया, दिखा दिया कि भारत में कितना विरोध हो रहा है, अंग्रेजों के प्रति कितनी गलत वो है। तो इस तरह प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा को इन्होंने असफल भी बनाया असहयोग आंदोलन के समय। अब ये असहयोग आंदोलन चल ही रहा था, हर जगह चल रहा। फिर 1921 में सरकार भी इस आंदोलन को खत्म करने के लिए जो हर जगह के बड़े बड़े नेताओं को जेल में जाकर डाल रही थी। गांधी जी को छोड़कर 1921 तक सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था, है ना। अब ये घटना होती है गोरखपुर में चौरी चौरा, है ना। 1922 में ये 5 फरवरी 1922 का समय है। गोरखपुर के चौरी चौरा स्थान पर जो वहां के आंदोलनकारी व्यक्ति थे उग्र स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं और लगभग 22 पुलिस वालों को, पुलिस चौकी रहती होगी तो वहां पुलिस वाले जो 22 थे उन सबको पूरी चौकी ही जला दी जाती है। 22 लोग पुलिस वाले मर जाते हैं। चौरी चौरा कांड के से प्रसिद्ध है ये 1922 में, 5 फरवरी 1922 गोरखपुर चौरी चौरा कांड के नाम से प्रसिद्ध। इसमें पुलिस वालों को जो क्रांतिकारियों द्वारा
असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों द्वारा यह घटना घटित कर दी जाती है। तो ऐसे में गांधी जी देखते हैं कि हिंसा ज्यादा बढ़ जाएगी, हिंसा को रोकने के लिए सरकार फिर हिंसा का ही प्रयोग करेगी। ऐसे में आंदोलन सफल नहीं होगा, क्योंकि 2 वर्ष का समय व्यतीत हो गया था, लगभग 2 वर्ष का समय। तो उन्हें गांधी जी को लगा कि 2 वर्ष के समय में लोगों की जो शक्ति छीड़ हो जाती है, कम हो जाती है, ऐसे में आंदोलन को रोक देना चाहिए। और ये घटना जो हो गई है हिंसा वाली, ऐसे में सरकार जहां जहां हिंसा की संभावना होगी वहां गोली चला देगी, लोगों की अधिक से अधिक मृत्यु होगी। और ऐसे घटना को देखते हुए गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने की सोच ली जाती है। फिर 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस कार्यकारिणी की समिति की बैठक होती है। इसमें गांधी जी द्वारा बारदोली में कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक होती है। बारदोली प्रस्ताव के नाम से इसे जाना जाता है। बारदोली प्रस्ताव में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा यह कहा गया कि जब देश पे इतना व्यापक आंदोलन चल रहा था, तो एक छोटी सी घटना को लेकर इतने व्यापक आंदोलन को नहीं वापस लेना चाहिए, इसे राष्ट्रीय दुर्भाग्य सुभाष चंद्र जी ने कहा था और इसका विरोध किया था। मोतीलाल नेहरू जी ने भी इसका विरोध किया था। लेकिन गांधी जी अहिंसावादी थे। गांधी जी ने कहा था कि हिंसा नहीं करना है, लेकिन लोगों द्वारा हिंसा कर दी गई और यह हिंसा अगर हुई है तो अंग्रेज भी हिंसा में उतारू हो जाएंगे। ऐसे में भारतीयों की बहुत मौत हो सकती है अंग्रेजों द्वारा। और आंदोलन का एक समय होता है, ज्यादा समय तक आंदोलन चलाने में लोगों की ऊर्जा खत्म हो जाती है। नई ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, नए आंदोलन को चलाने के लिए, नए आंदोलन की तैयारी के लिए इस आंदोलन को बंद करना आवश्यक है। तो गांधी जी द्वारा यह आंदोलन बारदोली प्रस्ताव से 12 फरवरी 1922 को ये बंद कर दिया जाता है। तो असहयोग आंदोलन एक प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन था, जो कि भारत की स्वतंत्रता का एक बहुत अच्छा कदम था। इसके बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आता है, जिसमें हिंसा की मात्रा और बढ़ जाती है। वहीं 1942 में हिंसा की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अंग्रेजों द्वारा भी बहुत हिंसा की जाती है और भारतीयों द्वारा भी स्वतंत्रता के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी जाती है। 1942 के बाद फिर धीरे धीरे ऐसी स्थिति आती है कि अब वार्तालाप के माध्यम से मिशन, कैबिनेट मिशन हो गया, माउंटबेटन योजना आदि के माध्यम से भारत को स्वतंत्रता देने का प्रस्ताव धीरे धीरे दिया जाता है और भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र कर दिया जाता है। तो स्वतंत्रता का पहला यह अखिल भारतीय आंदोलन असहयोग आंदोलन आपने पढ़ा। चलिए मिलते हैं।